बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम एक इंतहाई अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेक्चर नंबर 12 टॉर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले टॉर्क की हम डेफिनेशन देख लें। टॉर्क होता क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। सिंपल सी डेफिनेशन। आप दरवाजे को ओपन करते हैं तो टर्निंग इफेक्ट हो रहा है। जैसे ही टर्निंग इफेक्ट होगा उसको हम कहेंगे टॉर्क आ रहा है आपके पास। इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। एक एक्सिस के गिर्द आपके पास जो मोशन हो रही है, आपका जो दरवाजा है वो एक जगह फिक्स है, तो उसके गिर्द एक फिक्स एक्सिस के गिर्द जो रोटेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास टॉर्क है। यहाँ पे हम दूसरी वेक्टर के नोटेशन में देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म में देखते हैं, तो इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म एंड इज डिनोटेड बाय आर। तो मैथमेटिकली हम लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो अब हमने देखना है कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। क्रॉस प्रोडक्ट में जो मैग्नीट्यूड होती है वो साइन थीटा के बराबर होती है, तो मैग्नीट्यूड इज आर एफ साइन थीटा। उसके बाद जो डायरेक्शन होगी, अब हमें पता है कि जो इसकी डायरेक्शन होती है क्रॉस प्रोडक्ट में वो दोनों वेक्टर्स के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। लाइक अगर आर एक्स एक्सिस पे है, एफ अगर वाई एक्सिस पे है, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो थर्ड एक्सिस में होगी, वो जेड एक्सिस पे लाई करेगी। तो उसके बाद डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड एफ। अब ये डिपेंड किस पे करता है? तो हमारे पास दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक फोर्स पे और एक मोमेंट आर्म पे। इट डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड मोमेंट आर्म। अब हमने देखना है व्हाट इज मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म होता क्या है? तो मोमेंट आर्म, लेट्स सपोज मैं आपको समझाने के लिए कि ये हमारे पास ये एक्सिस है जिसके लिए दरवाजा ओपन होगा या क्लोज होगा। हम फोर्स कहां पे लगाएंगे? हम यहां पे फोर्स लगाएंगे। अब आप ये देखें कि यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहूंगा मैं। इसको मैं क्या कहूंगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहां पे तमाम किस्म की फोर्सेस लग रही हैं, इस वजह से इसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहूंगा। अब यहां से लेके यहां तक ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम उसका क्या कहेंगे? मोमेंट आर्म कहेंगे। तो ये क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से लेके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम उसका क्या कहेंगे? मोमेंट आर्म कहेंगे। मोमेंट आर्म को L से डिनोट भी करते हैं, इसको R से डिनोट भी करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसको डिनोट किस तरह से करते हैं? हम L से या फिर R से। अब हमने देखना है कि टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है। तो जो टॉर्क मैक्सिमम होगा, आप एंगल पुट कर रहे हैं 0, तो जब एंगल 0 होगा तो हमारे पास जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? 0। लेकिन अगर यहां पे 90 आ जाए तो टॉर्क क्या आएगा आपके पास? मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम कब आएगा? जब वो परपेंडिकुलर होगा। आप देखें दरवाजे को हमेशा आप उसके परपेंडिकुलरली आप पुश करते हैं तो दरवाजा ओपन होता है, लेकिन अगर आप उसके मोमेंट आर्म के पैरेलल रखें, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जितना मर्जी आप प्रेस करें आपकी रोटेशन नहीं होगी। तो जब आपकी रोटेशन नहीं होगी तो हम कहेंगे उस वक्त जो टॉर्क होगा वो हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क क्या होता है? जब एंगल 0 हो तो मिनिमम टॉर्क, और जब एंगल 90 डिग्री हो, जब मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर हो, तो मैक्सिमम टॉर्क आएगा। अब हम देखते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी।
व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी क्या होती है? ये एक आइडियल बॉडी है जिसके इंटरएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है। हम सपोज करते हैं ये हमारे पास कोई आइडियल बॉडी है, ये आइडियल बॉडी है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये हमारे पास इसके दरमियान इसको जितना मर्जी प्रेस करें, इनके दो जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। इसको हम कहते हैं कि ये रिजिड बॉडी है। अब हमने टॉर्क देखना है कि रिजिड बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हमने सबसे पहले एक ओरिजिन लिया O, यहां से हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर R आया जिसको हम मूवमेंट आर्म भी कहते हैं। हमने इस पॉइंट पे फोर्स लगाई तो यहां पे फोर्स F आ गई, और जब फोर्स F आएगी तो अब हम क्या करेंगे, फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले पहला केस ये है कि फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, दूसरे में हम मूवमेंट आर्म को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे टॉर्क का रिजल्ट सेम है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले, अब ये जो ओरिजिन है ये आर्बिट्रेरी है, मैंने यहां पे लिया है, हो सकता है मैं यहां पे भी ले सकता था ओरिजिन, तो आप ओरिजिन कोई भी ले सकते हैं, ओरिजिन से लेके यहां तक का फासला जिसको R कह रहे हैं, और ये फोर्स है। अब जब फोर्स को हम उसके कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो आप देखें ये F cos थीटा आ जाएगा, और ये जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो F sin थीटा आ जाएगा। अब ये देखें ये जो R पे परपेंडिकुलर है वो F sin थीटा है, वो F sin थीटा है। तो अब हम देखते हैं F cos थीटा, ये देखें ये वाली जो लाइन है ये वाली F cos थीटा है, F cos थीटा पैरेलल है मूवमेंट आर्म के, इसका मतलब है जो पैरेलल होगा वो कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करवाएगा, लेकिन F sin थीटा परपेंडिकुलर है मूवमेंट आर्म के तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगा। इसको ही मैंने बातों में लिखा हुआ है, रिजॉल्विंग F into rectangular components as shown in figure। F cos थीटा along R, ये किसकी डायरेक्शन में, R की डायरेक्शन में, which produce no torque, ये किसी किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। सेकेंडली F sin थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट है F sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू R पोजीशन वेक्टर, जब ये पोजीशन वेक्टर R के परपेंडिकुलर होगा तो F sin थीटा इंटू R को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, RF sin थीटा, क्या आ गई, RF sin थीटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद केस 2, अब हम क्या करते हैं, R को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो एक कंपोनेंट ये आ जाएगा और एक कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा, इसको हम R sin थीटा और इसको R cos थीटा का नाम दे दिए। अब जो R sin थीटा है वो परपेंडिकुलर है फोर्स के कंपोनेंट पे, जब फोर्स के कंपोनेंट पे है तो रिजॉल्विंग R इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एज शोन इन फिगर, R cos थीटा, ये वाला जो R cos थीटा अलोंग F व्हिच हैज नो टॉर्क, इससे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा हमारा। उसके बाद R sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू F, thus टॉर्क इज इक्वल टू R sin थीटा इनटू F, ये मल्टीप्लाई हुआ और टॉर्क इज इक्वल टू RF sin थीटा आ जाएगा, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। अच्छा, इसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है उसको हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, टॉर्क इज इक्वल टू RF sin थीटा, हमारे दोनों इक्वेशन से RF sin थीटा आ रहे हैं, टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, R क्रॉस F। अब हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें यूनिट वेक्टर भी आएगा जो डायरेक्शन को पॉइंट आउट करा होगा, उसको हम लिखते हैं बाय राइट हैंड रूल n रिप्रेजेंट इन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, वो किसकी डायरेक्शन शो करेगा, टॉर्क की यूनिट्स। उसके बाद देखते हैं डायमेंशंस देखते हैं, तो जो इसका यूनिट होगा, देखें फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, पोजीशन का क्या होगा या मूवमेंट आर्म का क्या होगा मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट आ जाएगा। अब इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, ml²t-2, ये कैसे आएंगी, जब आपको पता है कि न्यूटन का यूनिट क्या होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर का क्या होता है सिंपल मीटर, तो अब मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg को हम लिख सकते हैं m, मीटर स्क्वायर को l स्क्वायर और सेकंड को टाइम को लिख सकते हैं t-2, तो ml²t-2 इसकी डायमेंशन आ जाएगी। उसके बाद एनालॉगस क्वांटिटी क्या होती है,
देखिए हमारे पास एक फोर्स है F इज इक्वल टू एम ए, जो फोर्स है वो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगी, लेकिन जो हमारे पास टॉर्क है वो रोटेशन प्रोड्यूस करवा रही है, वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगी, और उसका हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा। तो एज एफ प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन लीनियर मोशन एंड टॉर्क प्रोड्यूस अल्फा या एंगुलर एक्सेलरेशन इन रोटेशनल मोशन, हेंस टॉर्क इज द एनालॉगस ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।